शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर बडमा में भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई। बडमा पट्टी में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते डरावने हालात पैदा हो गए हैं। बारिश की वजह से बडमा पट्टी के धारियांज और किरोड़ा गांव में गाड गधेरे उफान पर आ गए, जिसकी वजह से दोनों ही गांवों की खेती की जो जमीन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है, तबाह हो गई है। एक मकान की छत तक गिर गई, जबकि गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग भी कई जगहों पर बाधित हुआ है। यातायात ठप हो गया है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, छोटे छोटे गाड गधेरे उफान पर हैं। खेती की जमीन पर पूरा असर पड़ा है, कई जगहों पर खेत बह गए हैं। भारी बारिश भी और उसके बाद का ये मंजर है। बारिश की वजह से बडमा पट्टी के धारियांज और किरोड़ा गांव में गाड गधेरे उफान पर आ गए। भारी बारिश भी और ओलावृष्टि हुई और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि बड़ा नुकसान सड़क को भी हुआ है। जो गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग है वो भी जगह जगह बाधित हुआ है। ये आप इन तस्वीरों को देखिए। हमने ओलावृष्टि का जो मंजर देखा, 45 साल जब से मुझे होश संभाला है, पहली बार कभी नहीं देखा। पूरे पेड़ की पत्तियां और पेड़ की टहनियां, बड़े बड़े पेड़, खड़ी के पेड़ उखड़ गए हैं। और धान की जो नई पौध थी जिसे रोपाई होनी थी कुछ समय में, वो धान की पूरे पौध समाप्त हो चुकी है। और जंगोरा ये इत्यादि सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मिर्ची के पौधे लगे हुए थे, सारे जो भी मक्की, मिर्ची, जो भी हमारी ककड़ी की बेलें होती थी, सारी समाप्त हो चुकी है। तो स्थानीय निवासी की बात आपने सुनी। उन्होंने बताया कि ऐसी ओलावृष्टि उन्होंने कभी नहीं देखी। ऐसी ओलावृष्टि की पेड़ों से पत्ते झड़ गए। जो फसल वहाँ पर बोई गई थी, जो फसल वहाँ पर खड़ी भी थी झंगुरे की, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। मिर्ची की फसल बुरी तरह से न सिर्फ प्रभावित बल्कि तबाह हो गई है। और जो दूसरे साग सब्जियां लगी हुई थी बागानों में, वो भी सब बर्बाद, सब तबाह हो गए हैं। पहाड़ से गिरता है झरने को आप देख सकते हैं और उसके वेग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हुई होगी। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ओलावृष्टि हुई, जो बारिश हुई, उसके बाद की है, जब फिर भी पानी कम हो गया था। लेकिन जो दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि ये डरा देने वाली तस्वीर, जिसमें मुश्किल से कभी बूंद भर पानी होता था, जिस गधेरे में जो इस मौसम में सूखी होती थी, उसमें इतना पानी कि खेतों को बहा दिया। रुद्रप्रयाग से ही अगली बड़ी खबर। बद्रीनाथ हाईवे अभी नहीं खुल पाया है। खांकरा में 100 मीटर तक क्षतिग्रस्त हुआ है नेशनल हाईवे और इसी वजह से मार्ग बाधित है और अभी तक खुल नहीं पाया है। पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और इसकी वजह से जरूरी सेवाओं में दिक्कतें हो रही हैं। ऊपर तक सामान जा नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है। दोनों ही तरफ जो वाहन है वो अटके हुए हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए क्या हालत है वहां पर। ये नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहां पर गाड़ियां बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कार्य लगातार किया जा रहा है कि इस मार्ग को खोला जाए, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया। ये बद्रीनाथ हाईवे है, 100 मीटर तक ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में समस्या ये है कि कार्य तो लगातार चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर फिर गिराते हैं। तो आप देख सकते हैं भूस्खलन हुआ ये, और भूस्खलन के बाद ये जब लैंडस्लाइड हुआ तो मिट्टी गिर गई और जैसे उसको हटाया जाता है तो ऊपर से फिर पहाड़ी टूटकर गिरने लगती है, बोल्डर गिरने लगते हैं। तो सड़क निर्माण, सड़क बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, लेकिन कई बार देखिए सड़कों की वजह से पहाड़ टूट कर गिरने लगते हैं, क्योंकि जो बुनियाद है वो हिल जाती है, फिर पहाड़ खिसकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, दरकने लगते हैं। और यही नेशनल हाईवे पर हुआ है। पहाड़ से मलबा गिरा है और सड़क पर जाम आप देख लीजिए, दोनों ही तरफ वाहनों की ऐसी ही लंबी कतारें। ज़्यादातर देखेंगे आप जो ट्रक हैं वो है खड़े हैं, जिनमें सामान लोडेड है और जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। मार्ग खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है, लेकिन परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि एक बड़े हिस्से पर इसका असर है। लैंडस्लाइड एक बड़े हिस्से में हुआ है और जहाँ कार्य चल रहा है, जहां से मिट्टी हटाई जा रही है, वहां दोबारा मिट्टी गिर जाती है और इस वजह से एक लंबा समय हो गया है ये मार्ग खुल ही नहीं पाया है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अब जल्द ही इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। लेकिन एक चिंता वाली बात इसमें अब ये भी है, क्योंकि मौसम विभाग का एक अलर्ट है कि बारिश होगी, तेज बारिश
की संभावना है। तो ऐसे में जो बिगड़ता हुआ पल पल बिगड़ता हुआ मौसम, एक पल के लिए लगता है कि मौसम अच्छा है, आसमान साफ है, लेकिन पल में मौसम बदल जाता है और फिर परेशानियां पैदा हो सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद का एक नजारा, एक तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखाने जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। ये हेमकुंड साहिब की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर इस महीने में जहां पूरे देश में ही गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, वहीं हेमकुंड साहिब का यह नजारा है कि कई फीट बर्फ जमी हुई है। यहाँ करीब 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है। 10 मई को कपाट खुलने थे हेमकुंड साहिब के, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यात्रा को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग में अप्रैल से बर्फ हटाने का काम शुरू भी कर दिया था। लेकिन ये जो नजारा है हेमकुंड साहिब का, जो श्रद्धालु हैं वो नहीं जा पा रहे हैं वहां पर, लेकिन तस्वीरें जरूर देख सकते हैं कि कैसा वहां का नजारा है। एक बड़ी खबर देहरादून से दे दें। 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है और अलर्ट है कि बारिश होगी। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई गई है। ताउते और यास चक्रवाती तूफान का असर, उसके बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मौसम विभाग का अलर्ट क्या है वो तो आप दर्शकों को बताएं, और मौसम कैसा है? राजू, देखिए, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों के लिए भी एक चेतावनी जारी की गई है कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर के कई ऐसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसके चलते एक चेतावनी जारी की गई है। तो आने वाले 24 घंटे के लिए मौसम का मिजाज बदल सकता है और जिस तरह से पूर्व में चक्रवाती तूफान ताउते हो या फिर यास हो, उसका असर ठीक उत्तराखंड में देखा गया था। कई ऐसे क्षेत्रों में तबाही हुई थी, मौतें हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटों में नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ साथ तमाम जितने भी ये जनपदें हैं उनमें बारिश का अलर्ट है और उसके साथ साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राजीव जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौटेंगे। तो असर दिख रहा है कई हिस्सों में जो बूंदाबांदी है या जो हल्की बारिश है वो जारी है। उत्तरकाशी में एबीपी गंगा की खबर का हुआ है सर, केदार घाट पर तैनात किया गया है एक जवान। एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कुत्ते पानी में बहते हुए मानव अंगों को नोच रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई। एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ। दिग्बीर बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिग्बीर, एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई उसका क्या असर हुआ है, बताएं आप। जी राजीव, आपको बता दूं एबीपी गंगा का खबर का काफी बड़ा असर हुआ है और कल एबीपी गंगा ने प्रमुखता से जो केदार घाट पर जो शव जलाए जा रहे थे, उनके जो अधजले शव थे वो कुत्ते नोच रहे थे। तो ये घटना पहले भी हुई थी, तो लेकिन जब ताजा हालात कल एबीपी गंगा ने दिखाया तो उसके बाद कल देर रात को जिला प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद ने एक प्रेस नोट जारी किया। तो उनका जो कहना यह है कि जो नगर पालिका को निर्देश कर दिए गए हैं कि उनका उनकी तरफ से एक जवान वहाँ पे तैनात होगा और जिस तरह से जो डेड बॉडियां जलाई जा रही है उनको पूरी तरह से जलाई जाएगी और वहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं दिग्बीर, ये कार्य कौन कर रहा है? क्या ये लोग कर रहे हैं कि आधे जले हुए शवों को छोड़कर चले जा रहे हैं, या प्रशासन करवा रहा है जो जिनकी डेथ कोविड की वजह से हो रही है उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए लाया तो जा रहा है लेकिन आधे जले में छोड़ दिया जा रहा है? कौन कर रहा है? जी, आपको बता दूं उत्तरकाशी में एक ही घाट है, केदार घाट, जिसमें जो कि तमाम तरीके से जो वो शव आते हैं वहाँ पे जलाए जाते हैं। और इस कोरोना काल में जो कोविड के चलते जो कोरोना पॉजिटिव जो शव थे उनको भी वहीं पे जिला प्रशासन ने जलाया था। तो जो लोगों का ये कहना था कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव उनके अधजले शव पड़े हुए हैं और कुछ जो अन्य जगहों से आते हैं वो कहीं अचानक बरसात होती है, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो सुबह सुबह और दिन भर में कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं
हैं वहाँ पे घूमते हैं और वो जो जले शव को नौशा शुरू कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कि खतरा बना हुआ रहता, तो इसको एबीपी गंगा, ठीक है दिग्वीर, बिल्कुल एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई उसके बाद अब असर हुआ, एक जवान को तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एबीपी गंगा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, सवाल पूछे गए तो उसके बाद तैनाती कर दी गई है एक जवान की घाट पर। हल्द्वानी से खबर, डीआरडीओ के अस्पताल का शुभारंभ होगा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम तीरथ सिंह रावत शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम तीरथ सिंह रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि डीआरडीओ ने तैयार किया है ये 500 बेड का अस्पताल। अस्पताल में 125 बेड आईसीयू के हैं, तो 375 बेड ऑक्सीजन के इसमें मौजूद है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ की तरफ से ये कोविड अस्पताल बनाया गया। इसी अस्पताल का यानी कि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए इस अस्पताल के निरीक्षण करने के लिए कल सांसद अजय भट्ट भी पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण किया, तो उद्घाटन से पहले निरीक्षण करने के लिए सांसद अजय भट्ट पहुंचे। डीआरडीओ का कोविड सेंटर बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है वर्चुअल तकनीक से। वर्चुअली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम तीरथ सिंह रावत अस्पताल का शुभारंभ करेंगे और डीआरडीओ ने इस अस्पताल को बनाया 500 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 375 तो ऑक्सीजन बेड है, तो 125 आईसीयू बेड। पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को, फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, डीआरडीओ के अस्पताल का शुभारंभ होगा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शुभारंभ करेंगे हॉस्पिटल का। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में 1 हफ्ते का कोरोना का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून को सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस बार के कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने कुछ ढील दी है, जिसमें अब हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में आज और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा स्टेशनरी की दुकान आज खुली रहेंगी। और विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, नए नियम आज से लागू भी हो गए हैं, तो क्या स्टेशनरी की शॉप्स खुल गए हैं, क्या राशन की दुकानें खुली हैं? राजीव, देखिए राज्य सरकार की ओर से जरूर थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन राज्य सरकार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि लगातार कोविड के मामले अभी भी उत्तराखंड में आ रहे हैं और यही वजह कि 1100 के कल मामले आए हैं और 50 के करीब कल मौत उत्तराखंड में हुई है। तो कोई भी राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है कि कोई ऐसे बढ़ते संक्रमण में और इजाफा हो, उनके मामलों में इजाफा हो। अब नए नियम जरूर हैं कि अब पूरे प्रदेश में अब 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ में आज और 5 तारीख को यानी 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी और इसके साथ साथ जनरल स्टोर है उनको भी खोलने की अनुमति दी है। और ऐसे में स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक खोली जाएंगी। ये तो राहत की बात है, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण के दौर को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कोई भी रिस्क अब नहीं लिया जा सकता है, ऐसा जरूर मानना है। यही वजह कि अब जिस तरह से हालात अब थोड़े सामान्य उत्तराखंड में जरूर हुए हैं, लेकिन ये भी आंकड़े अब जरूर चिंताजनक वाले हैं, क्योंकि लगातार इस कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ में ब्लैक फंगस के भी मामले उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ सख्ती जरूर राज्य सरकार की ओर से बढ़ती जा रही थी, अब वही परिणाम उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि अब लगातार जो कोविड के आंकड़े थे, मौत के आंकड़े थे, जो बड़ी चरम सीमा को छू रहे थे, वो जरूर घटे हैं। अब ये आगामी 8 जून तक अब राज्य में कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब राज्य सरकार मान रही है कि जरूर 8 तारीख के बाद में अगर मामले इसी तरह से रहेंगे तो और विचार किया जा सकता है। बता रहे हैं कि मामले गिरते रहे तो 8 तारीख के बाद कुछ और राहत लोगों को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
रुड़की सिविल अस्पताल में आज से शुरू होगी ओपीडी और कोरोना संक्रमण के चलते बीते 1 महीने से ओपीडी बंद थी। अब से शुरू होगी, आज से शुरुआत इसकी हो जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल में अब से 5 ही कोरोना के मरीज भर्ती हैं। फिलहाल ऑपरेशन और सामान्य मरीज इसमें भर्ती होंगे नहीं, लेकिन ओपीडी की शुरुआत हो रही है। विनीत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, आज से शुरू तो हो रही है ओपीडी, लेकिन ऑपरेशन और जो है दूसरे मरीज फिलहाल आज भर्ती नहीं होंगे, तो मरीज कब से भर्ती होंगे, कब से उनका उपचार शुरू हो जाएगा? कोरोना संक्रमण के चलते जो ओपीडी जो सिविल अस्पताल की बंद कर दी गई थी, लेकिन 1 महीने बाद जो है आज से ओपीडी की शुरुआत हो गई है। मरीज भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मरीजों की संख्या होनी चाहिए थी वो मरीज यहाँ पे नजर नहीं रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है। तो उसी की को लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन ने आज से ओपीडी खोलने का फैसला किया था। लेकिन अभी 5 मरीज जो है कोविड के जो मरीज है यहाँ पे भर्ती बताए जा रहे हैं। तो अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि जब तक जो कोविड मरीज यहाँ पे भर्ती है उसके बाद ही जो है अस्पताल में जो है मरीज भर्ती हो पाएंगे, और उनके बाद ही जो ऑपरेशन वाले मरीज हैं तभी उनका ऑपरेशन हो पाएगा। तो फिलहाल अस्पताल में अगर हम व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आज से ओपीडी का संचालन भी हो गया है और मरीज भी धीरे धीरे संख्या में पहुंच रहे हैं। जी विनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के। बात करते हैं प्रदेश में हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान को फिर से रफ्तार मिलेगी, क्योंकि 9 जून से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों की 1 लाख वैक्सीन की डोज प्रदेश में पहुंच गई है। ये फर्स्ट पेज दिखाइए, क्या क्या होना चाहिए इसमें, होगा क्या 1 लाख डोज 45 प्लस वालों के लिए प्रदेश में पहुंच गई है डोजेस, और अब जल्द ही नई खुराक मिलेगी, नई डोज मिलेंगे 18 प्लस वालों के लिए। तो ऐसे में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लग सकेगी जल्द ही। ब्लैक फंगस को लेकर जहां पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग कोरोना के कम होते हुए आंकड़ों के भरोसे बैठा है। जबकि पोस्ट कोरोना के मरीज की बात करें तो उनमें ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। कोविड महामारी के बीच उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। ग्रामीण इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले पाए गए। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले देहरादून में मिले हैं। अभी तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 198 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 15 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह भी है कि ब्लैक फंगस के 13 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के 181 मामले सामने आए, तो वहीं नैनीताल में ब्लैक फंगस के 16 मामले सामने आए। ऊधम सिंह नगर जिले में भी ब्लैक फंगस का 1 मामला सामने आ चुका है। प्रदेश में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, लेकिन विभाग कोविड के घटते मामलों की वजह से राहत की सांस ले रहा है। डीजी हेल्थ के मुताबिक कोविड के मामलों में कमी आने से ब्लैक फंगस का असर भी कम होगा। देखिए, अभी तो केसेस हैं हमारे लगभग 198 केसेस हमारे हैं, जिसमें कि कम से कम 100 सबसे ज़्यादा जो हमारे एम्स में ट्रीट हो रहे हैं 121। उसके बाद आपका जो है HIST में है, हमारे दून में है, कुछ महेंद्रेश में है। केसेस जहाँ तक ट्रीटमेंट हो भी रहा है, ठीक भी हो रहे हैं लोग, और एक्सपेक्टेड के लिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे केसेस हमारे कम हैं तो हमारे फंगल इन्फेक्शन वाला भी थोड़ा कम होगा। कोरोना के घटते मामले बेशक प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का केवल इसी के सहारे ब्लैक फंगस को काबू में करने की सोचना गलत होगा, क्योंकि अभी तक जो मामले सामने आए हैं उनमें ब्लैक फंगस पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिले हैं। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है। उत्तराखंड के प्रवेश का द्वार हरिद्वार ही है, और यहीं से चारों धामों की यात्रा शुरू होती है। और बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं, इसी दिशा में अब कार्य करते हुए उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी कर रही है। और हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज को और जमीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी
स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे। और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा।